चलिए, जब तक कास्टिंग चल रहा है कुछ गाना वाना हो जाए। ओके। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। ओके बच्चों, थैंक यू। तो कुछ गाना वाना होते रहना चाहिए, इससे मनोरंजन बना रहेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एन एपिटेफ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके। हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटेफ? एन एपिटेफ पोएम को किसने लिखा है? ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, तो आपने अपना आंसर कमेंट करके दे दिया होगा। वैसे किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप अपना आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए, वॉल्टर डे ला मेयर। ओके, राइट आंसर ए, वॉल्टर डे ला मेयर। वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी? वॉल्टर डे ला मेयर किस सदी के कवि रहे हैं? तो राइट आंसर इसका होगा बी, 20th सेंचुरी। जी हाँ, वॉल्टर डे ला मेयर 20वीं सदी के कवि रहे हैं। वॉल्टर डे ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश? वॉल्टर डे ला मेयर साहब ने ऑर्डर ऑफ मेरिट की खिताब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से कब प्राप्त की थी? क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता दूं आपको, राइट आंसर इसका होगा सी, 1953। राइट आंसर इसका होगा सी, 1953। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज, क्या होगा इसमें? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपने मेरी समरी वाली वीडियो देखी होगी तब तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये क्वेश्चन। चलिए मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा डी। जी हाँ, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि वॉल्टर डे ला मेयर साहब एक पोएट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। वॉल्टर डे ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स? क्या होगा? वॉल्टर डे ला मेयर साहब अपनी दिलचस्पी किस ताजगी थीम्स में दिखाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओल्ड। जी हाँ, राइट आंसर होगा इसका ए, ओल्ड। एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश? एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश? एन एपिटैफ कविता एक सुंदर किसकी व्याख्या करती है? क्या होगा राइट आंसर? क्या लगता है? गर्ल, लेडी, बेबी या नन ऑफ दिस? अगर आपको आ रहा है तो आप अपना आंसर तुरंत कमेंट करके भेजिए, देर मत कीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी, लेडी। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, लेडी। एन एपिटैफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी। द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग टू? इस कविता में जिस महिला की व्याख्या की गई है वह किस कंट्री से ताल्लुकात रखती है? चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, द वेस्ट कंट्री। राइट आंसर होगा सी, द वेस्ट कंट्री। द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस क्या होता है? तो कविता को, रचना को सुंदर और सुसज्जित करने के लिए कवि कुछ खास
इंग्लिश मटेरियल का यूज़ करता है उसे पोएटिक डिवाइस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन की तरफ। द पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटैफ इज़, इस कविता में कवि ने खास पोएटिक डिवाइस यूज़ किए हैं, वो क्या है? मेटाफर, सिमली, पर्सनिफिकेशन, एम्बिगिटी। मेटाफर क्या होता है? जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो उसे मेटाफर कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक काल्पनिक तुलना होती है। और सिमली जब दो चीज़ों के बीच तुलना की जाए और उसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ हो। और पर्सनिफिकेशन जब किसी निर्जीव वस्तु से किसी सजीव प्राणी की व्याख्या दी जाती है तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। और एम्बिगिटी का मतलब होता है द्वि अर्थी, यानी दो अर्थ वाले। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी, एम्बिगिटी। जी हाँ, कवि वॉल्टर मेयर साहब ने एम्बिगिटी का यूज इस कविता में किया है। राइट आंसर होगा इसका डी, एम्बिगिटी। द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटैफ मीन्स टू डैश, इस कविता में कवि ने क्रम्बल वर्ड का यूज किया है एपिटैफ में, जिसका क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, डाई या डेथ। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा ए, डाई। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटैफ इज, इस कविता की टोन क्या है? एन एपिटैफ कविता की टोन क्या कवि ने रखी है? इसका राइट आंसर होगा बी, मेलांकली। जी हाँ, राइट आंसर होगा बी, मेलांकली। A poetic device used to suggest more than one meaning and attitude is, अभी जस्ट मैंने व्याख्या की थी अभी कुछ पिछले क्वेश्चंस में। A poetic device used to suggest more than one meaning and attitude is, ऐसी poetic device जो एक से ज़्यादा अर्थ और एटीट्यूड को बताता हो उसे क्या कहते हैं? तो समझ गए होंगे और अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके भी दे ही दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एम्बिगिटी। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा सी, एम्बिगिटी। वेयर डज अ लेडी लाई इन द पोएम एन एपिटैफ, एन एपिटैफ कविता में जिस लेडी की चर्चा की जाती है वह कहाँ परी हुई है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने तो अब तक आंसर दे भी दिया होगा। अब आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, इनसाइड अ ग्रेव। ग्रेव मीन्स क्या होता है? कब्र। इसका राइट आंसर होगा ए, इनसाइड अ ग्रेव, एक ग्रेव यानी कब्र के अंदर। नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंप्लिसिटी are the two qualities of dash. Nobility of heart and simplicity are the two qualities of dash. Nobility मीन्स क्या होता है? सादगी, सच्चरित्रता, अच्छे चरित्र, गुणवान। तो दिलों के अच्छे, सादगी और सादापन, दो क्वालिटी किस चीज़ की है? इसका राइट आंसर होगा बी, ब्यूटी। जी हाँ, अगर इसका राइट आंसर होगा बी, ब्यूटी। अगर आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास सुंदरता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह दिल से सुंदरता होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमें सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। When the poet dies, its beauty will dash, क्या होगा? When the poet dies, its beauty will, कवि ने इस कविता में क्या व्याख्या की है कि जब उसकी सुंदर, अगर कवि मर जाते हैं तो उसकी सुंदरता का क्या होगा? स्प्रेड मिस होता है फैलना, ग्रो मिस बढ़ना, वैनिश मिस विलुप्त हो जाना, नन मिस इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो मैं अब बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी, वैनिश। जी हाँ, कवि का कहना है कि अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ उनकी सुंदरता का भी विनाश हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका सी, वैनिश। इन द पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ, इस कविता में कवि अपना दुखी एहसास किसके लिए प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, लेडी। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, लेडी। एक लेडी के लिए अपनी दुखदाई एहसास को व्यक्त करते हैं कवि। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज बॉर्न एट, वॉल्टर डे ला मेयर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन इसका होगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी, कार्लोटन, केंट। जी हाँ, राइट आंसर इसका होगा सी, कार्लोटन, केंट।
वॉल्टर डे ला मेयर वॉज फेमस फॉर। वॉल्टर डे ला मेयर वॉज फेमस फॉर। वॉल्टर डे ला मेयर साहब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? नेचर पोएम या लव पोएम या चाइल्ड पोएम या वॉर पोएम के लिए? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, चाइल्ड पोएम। जी हाँ, बच्चों की कविता वो बहुत दिल से लिखा करते थे और इसके लिए वो काफ़ी फेमस भी हुए। तो राइट आंसर होगा इसका सी, चाइल्ड पोएम। द वर्ड एपिटैफ मीन्स। द वर्ड एपिटैफ मीन्स। एपिटैफ का क्या अर्थ होता है, जो कि इस कविता का हेडलाइन ही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे दफनाते हैं, तो वहाँ पे एक पत्थरों के शिलालेख बनाई जाती है और उसके डिटेल्स वहाँ पे लिखे जाते हैं, उसी को एपिटैफ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, इंस्क्रिप्शंस ऑफ टॉम्ब। ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, द वर्ड क्रिम्बल मीन्स। द वर्ड क्रिम्बल मीन्स क्या होता है? क्या लगता है आपको, क्या होगा राइट ऑप्शन? फटाक से बताइए। चलिए तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, डेथ। जी हाँ, क्रिम्बल वर्ड का यूज कवि ने डेथ को दिखाने के लिए किया है। वॉल्टर डे ला मेयर इज ए डैश। वॉल्टर डे ला मेयर क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनके बारे में अगर आपने स्टडी किया है तो आप तुरंत जवाब दे सकेंगे। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, मॉडर्न पोएट। वह एक आधुनिक कवि के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा सी, मॉडर्न पोएट। इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट। इस कविता में कवि किसकी बात करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जाहिर है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने अब तक आंसर दे भी दिया होगा। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, अ ब्यूटीफुल लेडी। राइट आंसर होगा डी, अ ब्यूटीफुल लेडी। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वॉज शी। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वॉज शी इज टेकन फ्रॉम। यह लाइन कहाँ से ली गई है, किस कविता से? तो जाहिर सी बात है कि यह चैप्टर एन एपिटैफ से चल रही है, तो ये तो अभी वहीं से होगा, आसान है। लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको ये लाइन याद रखना होगा। इसके लिए आपको हर पोएम की रीडिंग देनी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कविता से लाइन लिख दी जाती है और पूछा जाता है कि वो लाइंस कहाँ से ली गई है। चलिए तो बहरहाल मैं आपको फिलहाल अभी बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, एन एपिटैफ। वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग्स टू डैश कंट्री, सॉरी सेंचुरी। वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। जाहिर सी बात है, मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, तो बहुत इजी है। इसका आंसर होगा ए, 20th सेंचुरी। वॉल्टर डे ला मेयर साहब, वॉल्टर डे ला मेयर साहब 20वीं सदी के कवि रहे हैं। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटैफ मीन्स टू। इस कविता में जो टोन का यूज किया गया है वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, मेलांकली। ओके, राइट आंसर होगा बी, मेलांकली। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट मैंने कर दिया है, इसके लिए सॉरी। चलिए अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। द पोएट लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। द पोएट लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, कहने का मतलब ये है कि कवि वॉल्टर डे ला मेयर साहब के पिता की मृत्यु कब हो जाती है, जब वह कितने साल के रहते हैं तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, 4। कवि जब 4 साल के ही थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग्स टू। द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटैफ बिलोंग्स टू। इस कविता में जिस महिला की व्याख्या की गई है वह किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर होगा सी, वेस्ट कंट्री। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, वेस्ट कंट्री। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट ओवरलास्टिंग। द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट ओवरलास्टिंग। कवि को क्या लगता है, कौन ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लंबे समय तक नहीं रहती है? तो रिवेंज मिस होता है बदला, वायलेंस मिस हिंसा, लव मिस प्यार, और ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्यूटी। जी हाँ, इस कविता के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा डी, ब्यूटी। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हिम। कवि को लगता है कि उनकी मौत के बाद कोई उन्हें डैश नहीं करेगा। क्या होगा आंसर?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिमेंबर। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, रिमेंबर। कभी को ऐसा लगता है कि जब उनकी मौत हो जाएगी तो कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। वॉल्टर डेला मेयर वॉज बॉर्न इन, वॉल्टर डेला मेयर साहब का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, 1873। जी हाँ, 1873 में उनका जन्म हुआ था। वॉल्टर डेला मेयर वॉज डाइड इन, वॉल्टर डेला मेयर वॉज डाइड इन। और कवि वॉल्टर डेला मेयर साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1956। जी हाँ, 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनएपीटेफ चैप्टर्स के। उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से बने रहें और तैयारी करते रहें, क्योंकि वक्त लौट के नहीं आएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं बाद में तैयारी करूंगा, स्कूल्स खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे, तब मैं तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और जब एग्जामिनेशन हो तो उस समय आपको धूम मचा देना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।